नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों, बात करेंगे एक ऐसे ईटीएफ के बारे में जहां पर चल रही है सबसे बड़ी गिरावट। और ये एक ऐसे सेक्टर का ईटीएफ है जो कि लगातार गिरावट दिखा रहा है और ये गिरावट जो है अब पहुंच चुकी है 37% की। तो 37% ये ईटीएफ अपने ऑल टाइम हाई से टूट चुका है, जिस ईटीएफ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा है ये ईटीएफ। तो ये है ईटीएफ दोस्तों रियलिटी सेक्टर का, जो कि मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी रियलिटी ईटीएफ है। प्राइस अभी देख सकते हैं 71.33 रुपीज़ का है। और हमने यहाँ पर मैक्स पे सिलेक्ट कर रखा है इसका चार्ट मैक्सिमम पे। और यहाँ पर आप देख पाएंगे इसके ऑल टाइम हाई से ये ईटीएफ, जो कि लगभग आज से 2 साल पहले का यहाँ पर ऑल टाइम हाई है, जून 2024 में लगा था। लगभग 20 महीने के आसपास हो चुके हैं। तो वहाँ से देखेंगे तो इस ईटीएफ में जो गिरावट है वो देखिए लगभग 37% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है इसके ऑल टाइम हाई से, जो कि बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ये निफ्टी रियलिटी इंडेक्स को ट्रैक करता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रो के डीमेट अकाउंट में भी ये ईटीएफ, इस ईटीएफ का जो कोड है वो है एमओ रियलिटी। और मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी रियलिटी ईटीएफ है और ये इस इंडेक्स को ट्रैक करता है, इस सेक्टर को ट्रैक करता है। और यहाँ पर भी गिरावट देखेंगे तो जो गिरावट है वो इस सेक्टर में भी लगभग सेम दिखा रहा है, लगभग 37% की यहाँ भी गिरावट है। और इसी सेक्टर को ये ईटीएफ ट्रैक करता है। तो यहाँ पर एक और बड़ी बात जो हमें देखने को मिल रही है इस ईटीएफ के बारे में और जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है। तो देखिए ऑल पे लगाया हुआ है हमने चार्ट। और दूसरी बड़ी बात जो है वो देखिए इसकी लिस्टिंग कब हुई थी। देखिए इसकी लिस्टिंग जो हुई थी 22 मार्च 2024 को हुई थी इस ईटीएफ की लिस्टिंग, जो कि 86.80 पर इसकी लिस्टिंग हुई थी आज से लगभग 2 साल पहले, क्योंकि आज की जो डेट है वो 20 मार्च 2026 है। तो सोचिए 2 साल पहले जब इसकी लिस्टिंग हुई थी उस वाले प्राइस से भी ये ईटीएफ काफ़ी नीचे जा चुका है। और अपने लिस्टिंग प्राइस से ये ईटीएफ लगभग 19% की गिरावट शो कर रहा है। तो ज़रा सोचिए जिन लोगों ने 2 साल पहले यानी लिस्टिंग के समय इसके ईटीएफ में निवेश किया होगा, तो इस 2 साल के बाद भी रिटर्न तो एक बार को आप साइड में रख दीजिए, यहाँ पर रिटर्न कोई मिला होता, बल्कि यहाँ पर 20% उन पोर्टफोलियो आपका डाउन होता आज की डेट में, लगभग 20%। तो कितनी डिसअपॉइंटिंग बात है ये अपने आप में कि कोई ईटीएफ भी इतना ज़्यादा पेन दे सकता है निवेशकों को। तो 2 साल में इस ईटीएफ ने बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट किया है इन्वेस्टर्स का। रिटर्न तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर 20% घर से देना पड़ रहा होगा और अकेले आपके पोर्टफोलियो को बहुत हद तक इसने डिस्ट्रॉय किया होगा। तो कितना बड़ा यहाँ पर निगेटिव इम्पैक्ट दे रहा होगा ये उनके पोर्टफोलियो में जिन लोगों ने इसको लिस्टिंग से आज तक होल्ड किया होगा। तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात निकल के आ रही है। बाकी ये जो ईटीएफ है यहाँ पर सिर्फ 10 स्टॉक आपको इसके पोर्टफोलियो में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर फंडामेंटल्स वगैरह आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो आपको 10 स्टॉक इसके पोर्टफोलियो में देखने को मिलते हैं वो ये हैं। और इनमें से ज़्यादातर स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरावट में हैं आज की डेट में। इवन इनमें से कुछ स्टॉक तो अपने ऑल टाइम हाई से आधे हो चुके हैं, जिसमें कि देख सकते हैं कि कुछ ईटीएफ कुछ स्टॉक्स आपके सामने हैं इसके पोर्टफोलियो से, जिसमें कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हो गया, डीएलएफ हो गया। देख सकते हैं इनका जो चार्ट है कितना ज़्यादा गिरावट में है। तो डीएलएफ जिसका कि टॉप वेटेज है इसके ईटीएफ में, वो देखिए 41% डाउन है। और देख सकते हैं फिनिक्स मिल्क भी गिरावट में है, प्रेस्टीज इस्टेट भी बहुत ज़्यादा गिरावट में है, ओबरॉय रियल्टी भी बहुत ज़्यादा गिरावट में है। कई सारे स्टॉक 50% टूट चुके हैं इसके ईटीएफ में। तो जब कोई टॉप वेटेज वाले स्टॉक 50% 40% टूट जाएंगे तो जाहिर सी बात है उस ईटीएफ में इतनी बड़ी गिरावट तो आएगी ही आएगी। और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो निकल के आता है वो दोस्तों यही है कि यहाँ पर रिकवरी कब तक आने की उम्मीद है। देखिए इस आंसर तो लिटरली किसी के पास भी नहीं है। अगर किसी के पास होता तो वो सीधे तौर पे जाकर यहाँ पर निवेश कर देता और अपना रिटर्न बना लेता। पर देखिए इन सब चीज़ों का जवाब किसी के पास नहीं होता है और ये चीज़ों का आंसर ढूंढने की कोशिश भी करना एक तरीके से अपने आप में कोई सेंस नहीं रखती है। तो ये मार्केट में देखिए जब भी कोई बड़ी गिरावट आती है किसी सेक्टर में या इंडेक्स में, तो वहाँ पर जो रिस्क लेना होता है वो एज इन्वेस्टर
आपको खुद से लेना होता है। आप किसी के कहने पर ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। वो ये सारा फैसला आपको खुद से लेना होता है, क्योंकि रिस्क आपका है। फ़ायदा होगा तो आपका होगा, नुकसान होगा तो आपका होगा। बाकी ऐसी बड़ी गिरावट में आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, और यहाँ पर ये भी कह पाना मुश्किल होता है कि आप जो भी यहाँ पर निवेश कर रहे होंगे, हालांकि निवेश करने के लिए बहुत हिम्मत लगेगी इतनी बड़ी गिरावट में, पर फिर भी हो सकता है अगर आप यहाँ पर निवेश करें और आने वाले दिनों में यहाँ से भी ETF अच्छा खासा टूट जाए, तो ये अपने आप में एक और बड़ा डिसअपॉइंटिंग चीज़ होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप किसी बहुत गिरे हुए सेक्टर में निवेश कर रहे हो, खास करके ऐसा सेक्टर जहाँ का सेंटीमेंट बिल्कुल भी अच्छा ना हो, जहाँ का जो टेक्सचर है पूरी तरीके से ख़राब हो और लोअर लो का पैटर्न हो। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे बीते कुछ समय से, तो लोअर लो का चार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। कोई भी रैली टिक नहीं रही है, हर एक लेवल से गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो एक इन्वेस्टर कितनी बार एवरेज करेगा और कितनी बार उसको नए फंड को ऐड करेगा और फिर से बाइंग करेगा, तो कई बार चीज़ें मैनेज करने से बाहर हो जाती है। क्योंकि जब गिरावट इस तरह की आती है ना, तो सारे जो स्ट्रैटेजी होती है वो एक तरीके से फेल होने लगती है। तो फिर ऐसे में कुछ भी कह पाना मुश्किल हो जाता है। तो इस सेक्टर में थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, और ख़ासकर ऐसे सेक्टर्स जहाँ पर लगातार गिरावट बनी हुई है और एक नया पे नया लो लगता ही जा रहा है। तो ऐसे सेक्टर में आपको थोड़ा सा संभल कर निवेश करने की ज़रूरत है। और अगर आप निवेश ही करना चाहते हैं तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट से निवेश करें, जितने से कि आपको ज़्यादा फ़र्क ना पड़े और हर एक लेवल पर आप छोटा छोटा एवरेजिंग कर सकें। क्योंकि यहाँ पर रिकवरी कब आएगी, सेंटीमेंट कब वापस से सुधरेंगे, कह पाना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि एक समय जब निफ्टी 50 ने अभी जनवरी के टाइम पे नया हाई बनाया था 26,300 के आसपास, उस समय भी इस सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन था वो कुछ खास नहीं था। उस समय ये देखिए जो सेक्टर था तब भी 90 रुपये के आसपास के प्राइस पे था। ये देखिए 2 जनवरी के आसपास का ऑल टाइम हाई लगा था निफ्टी 50 में। उस समय भी ये ETF 89 पे ही था, और जबकि इसका ऑल टाइम जो हाई है वो 115 के आसपास है। तो देखिए तब भी इसका पार्टिसिपेशन अच्छा नहीं था, तब भी ये सेक्टर जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा था जब निफ्टी 50 अभी नया हाई बनाया था जनवरी के टाइम पे। तो कहने का मतलब है चीज़ें पहले से ख़राब हैं। ऐसा नहीं है कि अभी जो ये ईरान और इजराइल और USA के बीच जो सारा तनाव देखने को मिल रहा है उसके चलते है, या फिर FIs की हैवी सेलिंग के चलते है। तो ये चीज़ें पहले से यहाँ पर ख़राब चल रही हैं, कंपनियों के नतीजे अच्छे भी नहीं थे, और कई सारे इश्यूज़ हैं इस सेक्टर के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको लगातार गिरावट बनी हुई है। और रिकवरी कब तक आएगी कह पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो कोई भी निवेश करें या भी कोई भी एक्शन परफॉर्म करें, बहुत सोच समझ के करें, और बहुत ही यहाँ पर कॉशियस रहने की फ़िलहाल से अभी आपको ज़रूरत है इस सेक्टर में। और कोई भी एक्शन परफॉर्म करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछने के बाद करें, क्योंकि यहाँ पर हमने कहीं भी निवेश की सलाह नहीं दी है। यहाँ पर हमने सिर्फ आपको जानकारी दी है। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो कोई भी एक्शन परफॉर्म करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछने के बाद करें। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा अभी सेंटीमेंट ख़राब है, तो कोई भी यहाँ पर बॉटम पकड़ने की कोशिश ना करें। हो सकता है यहाँ से अभी और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो कोई भी एक्शन परफॉर्म करे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो ये था वो इस ETF के बारे में आपको हमने जो जानकारी दी, जहाँ पर कि अभी के टाइम पे फ़िलहाल से सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।